जनरल इंटरप्रिटेशन चैप्टर स्टुअर्ट क्लॉज का सेकेंड चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि द फिलोसफी ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी की फिलोसफी किस पे रेस्ट करती है, कुछ जनरल इंटरप्रिटेशन पे रेस्ट कर रही है। 8 जनरल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताए गए हैं। द लॉज एंड वेज ऑफ नेचर आर यूनिफॉर्म एंड हारमोनियस। पहला है कि नेचर के जो लॉ है, नेचर के जो वेज है वो कैसे यूनिफॉर्म है और हारमोनी में रहते हैं। इफेक्ट फॉलो द काज इन अनब्रोकन सक्सेशन। जो इफेक्ट है वो क्या, काज को फॉलो करता है अनब्रोकन सक्सेशन में, कंटिन्यूअस। और टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ। और एक्शन एंड रिएक्शन आर सीजलेस, इक्विवेलेंट एंड रेसिप्रोकल। इसी को मॉडिफाई किया गया है थर्ड वाले को, कि एक्शन और रिएक्शन जो है ना सीजलेस होती है, लगातार होती रहती है, इक्विवेलेंट होती है यानी बराबर होती है, और रेसिप्रोकल यानी अपोजिट होती है। मोशन क्या है, सीजलेस है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कंटिन्यूअस होता रहता है। मैटर इज इंडिस्ट्रिक्टेबल एंड इन्फाइनेटली डिविजिबल। मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इन्फाइनेटली उसको डिवाइड कर सकते हो। फोर्स क्या है, परसिस्टेंट रहता है और इंडिस्ट्रिक्टेबल। फोर्स इज परसिस्टेंट एंड इंडिस्ट्रिक्टेबल। द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू इफेक्ट एनी चेंज द नेचर इज लिस्ट पॉसिबल। ठीक है, लॉ ऑफ लिस्ट एक्शन हो गया ये, वॉन ग्रोवगल की टेक्स्ट बुक से लिया गया है ये। अब यहाँ पे इसमें कुछ लॉज के बारे में देखेंगे। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इक्विवेलेंसी एंड कॉन्ट्रेरिटी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कॉन्स्टेंसी, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी की बात करेंगे अपन। तो हर एक लॉ को समझेंगे। अगर अपन देखिए कि जितने भी कंसेप्शन ऑफ आवर इनर बीइंग एज वेल एज एक्सटर्नल थिंग आर बेस्ड प्राइमरली अपॉन द परसेप्शन ऑफ आवर सेंस। तो इनर बीइंग चाहे हो चाहे एक्सटर्नल थिंग्स हो, सारा का सारा उसका परसेप्शन है वो इनर सेंस पर होगा। ठीक है, हमारे सेंस यानी कि हमारा जो इनर सेंस है उन्हीं से हम उनको परसीव कर सकते हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी चेंज होता है तो उसके पीछे क्या होता है, नंबर ऑफ काजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्पार्क ऑफ फायर को अगर पुट किया जाता है बैरल ऑफ पाउडर में तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन होगा। यानी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैरल पाउडर का जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से, और साथ में स्पार्क ऑफ फायर, दोनों जब मिल गए है ना, यानी ऐसे समझो कि अगर वहाँ पे पाउडर रखा है, केमिकल पाउडर, जिसमें आग लगा देंगे तो वो क्या ब्रस्ट हो जाएगा। तो उसके पीछे क्या है, दोनों कंडीशन चाहिए आपको, स्पार्क ऑफ फायर की ज़रूरत भी पड़ेगी और बैरल ऑफ पाउडर की भी, है ना। तो इसी तरीके से आप समझो कि जब ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, लॉ ऑफ केमिकल अफिनिटी पे डिपेंड करेगा। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी क्या कहता है कि क्लोरीन जो है क्लोरीन ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। जब तक कि इनको डेफिनेट प्रोपोर्शन में लॉ ऑफ केमिकल अफिनिटी के अकॉर्डिंग ना मिलाया जाए तब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। यानी कोई भी बॉडी फोर्स, कोई भी बॉडी उसी स्टेट में बनी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जो कि अपन न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी जानते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस का काज जो है वो टीबी बेसिल है, हम जानते हैं, लेकिन इसके लिए सेकेंडरी कंडीशंस भी चाहिए, जैसे कि हमारा प्रीडिस्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन और ससेप्टिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी हमें टीबी बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस करवा सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट यानी कि जो मटेरियल, इनएनिमेट और एनिमेट, अपन इन दोनों के बीच में बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी नेचर में चेंज होते हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल एक्शन, एक्शन और रिएक्शंस होती रहती हैं नेचर में। ठीक है, बॉडीज़ और फोर्स में एक्शन और रिएक्शन होती रहती है, उसकी वजह से नेचर में चेंजेस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको एनिमेट और इनएनिमेट, बॉडी और फोर्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म और मशीन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंस होता है। तो रेसिप्रोकल एक्शन इज मीडिएट एंड इमीडिएट। इमीडिएटली मतलब क्या होता है, जो हमारा लाइफ फोर्स होता है वो, मशीन क्या होती है, मीडिएटली, मशीन जो है वो मीडिएटली एक्ट करती है, और हमारा वाइटल फोर्स जो है वो फोर्स एक्ट इमीडिएटली। तो फोर्स कैसे एक्ट करता है, इमीडिएटली, और मशीन कैसे एक्ट करती है, मीडिएटली। जैसे मशीन जो है ना वो उसको मीडिएट करना पड़ता है, यानी कैसे, जैसे मशीन अपने ऑयलिंग खुद नहीं कर सकती, अगर उसमें फ्रिक्शन हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा तो उसमें ऑयलिंग खुद से नहीं कर सकती, उसको अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कोई भी एक्सटर्नल सबस्टेंस आते हैं, ठीक है, एंड देयर फोर्सेस इनटू इटसेल्फ, येट दे आर नॉट सोल काज ऑफ इट्स मोशन बट ओनली द
फॉर द नरिशमेंट, जैसे अपन फूड वगैरह लेते हैं तो ये केवल नरिशमेंट के लिए रिक्वायर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो मशीन कैन नॉट सप्लाई इट सेल्फ विद ऑयल रिपेयर द लॉस इट, अगर उसका रिपेयर खुद से नहीं कर सकती, ऑयल सप्लाई खुद से नहीं कर सकती, फ्रिक्शन वगैरह हो जाए या रस्ट जम जाए तो, ठीक है। तो इट नो नीड एंड फील्स नो नेसेसिटी, उसको कोई अपने से खुद से फील नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, डज नो एंड फील इट्स नीड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी नीड्स के बारे में पता है ना, तो वो एक्सटर्नल सब्सटेंस को रिसीव करता है। जैसे फूड जो है ना, फूड डज नॉट पास स्पॉन्टेनियसली इनटू ब्लड, फूड ब्लड में नहीं चला जाएगा, पहले उसका क्या होगा, लॉ ऑफ एसिमिलेशन के अकॉर्डिंग उसका एसिमिलेशन होगा, फिर वो इसमें जाएगा, एक्शन में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्लड जो है वो ब्लड चेंज स्पॉन्टेनियसली इनटू बाइल और यूरिन ऐसा नहीं होता है ना। मशीन क्या है, कंप्लीट अपोजिट होती है और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के। अब लॉ ऑफ काजेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि सक्सेशन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट ऑफ द सेम लिविंग बॉडी सच एज अ हेल्थ एंड डिसीज़, हेल्थ और डिसीज़ में सक्सेशन देखने को मिलता है कि कैसे हेल्थ से डिसीज़ हो जाता है, डिसीज़ से हेल्थ में वापस आ जाता है, क्योर में। तो लॉ ऑफ काजेशन की वजह से हेल्थ जो है वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी नो इंटरनल इफेक्ट कैन अराइज विदाउट एन एक्सटर्नल काज, कोई भी इंटरनल इफेक्ट बिना एक्सटर्नल काज के नहीं हो सकता है। अब लॉ ऑफ विस इनर्शिया क्या होता है, विस इनर्शिया मीन्स जो जड़त न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, यानी कि कोई भी इंटरनल चेंज हो रहा है किसी लिविंग बॉडी में तो वो किसका रिजल्ट है, एक्सटर्नल काज का है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। वैसे ही लिविंग बॉडी हेल्दी है तो हेल्दी रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल काज ना आ जाए। इसको लॉ ऑफ विस इनर्शिया कहते हैं। अब यहाँ पे काजेशन और विस इनर्शिया हम समझ चुके हैं, है ना। और स्टेट ऑफ हेल्थ होता है, एक स्टेट ऑफ डिसीज़ होती हैं। तो स्टेट ऑफ हेल्थ कन्वर्ट इनटू स्टेट ऑफ डिसीज़ बाय द एक्सटर्नल काजेस। अब यहाँ पे दिया गया है कि कांस्टेंट एंड अनचेंजेबल आर द लॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक फॉर्म, द चेंजेबल आर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंट्री, मतलब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंजेबल हो सकती है ना। बट लॉज जो है वो अनचेंजेबल होते हैं, पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है पर लॉज जो है वो चेंज नहीं होते। लॉ ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी चेंज ऑफ द फॉर्म और फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म इज अकम्पनाइड बाय द करस्पॉन्डिंग चेंज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। तो यानी कि कोई भी चेंज हो रहा है ना तो किसको करस्पॉन्ड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर में जो चेंज होगा उससे कोई भी चेंज आएगा। कोई भी चेंज हो रहा है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो अकम्पनाइड बाय corresponding change in combination of matter. Hence, when we observe any physical phenomena undergoing to change in the organism, we know that chemico-vital changes are going at the same time. जब भी अपन देखते हैं ना फिजिकल फिनोमिना में कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि अंदर ही अंदर कोई केमिको-वाइटल चेंजेस हो रहे हैं, इसी को लॉ ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा गया है। Two things thus constitute disease. First, qualities of organism and condition of the disease, मतलब condition of disease and second is external cause। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको डिसीज अफेक्ट करेगी, और दूसरा दिया है एक्सटर्नल काज। जब तक एक्सटर्नल काज नहीं आएगा तब तक ऐसा नहीं होगा, और एक्सटर्नल काज आ भी गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे टीबी में देखा था कि ट्यूबिकुलर बेसिला है और साथ में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ससेप्टिबिलिटी, ये सब भी होना जरूरी है, तभी डिसीज हो सकती है। फिर यहाँ पे बताया है कि all functions of living organism depend upon the constant reciprocal action between the different constituent of the body। बॉडी के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में क्या होता है, रेसिप्रोकल एक्शन होती है, उसकी वजह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं। लॉ ऑफ काजेशन, विस इनर्शिया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बना रहता है, उसी को अपन हेल्थ कहते हैं। बट जो डिसीज़ है उसमें क्या हो जाता है, डिसीज़ में क्या होगा, एक्शन और ना ही एक्शन होगी ना ही रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसमें कोई बट ओनली चेंजेस, इसमें चेंज होते हैं, है ना। एक एक्सटर्नल काज की वजह से स्टेट ऑफ हेल्थ में चेंज को डिसीज़ कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में ठीक है, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरियल लाइफ सब्सटेंस के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनिक वर्ल्ड में नो सिंपल बॉडीज़ बट ओनली द सिंपल प्राइमरी सब्सटेंस। एक सिंपल प्राइमरी सब्सटेंस होता है, कोई सिंपल बॉडी नहीं होती है ऑर्गेनिक वर्ल्ड में। नो सिंपल बॉडी, ओनली इनकॉर्पोरियल लाइफ सब्सटेंस, प्राइमरी सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है।
जो कि इन वी कॉम्बिनेशन विद द केमिकल एलिमेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज आर फॉर्म। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर एक इनकॉर्पोरियल लाइफ सब्सटेंस होता है जिसको अपन वाइटल फोर्स, सिंपल सब्सटेंस जो भी बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में साइंस और आर्ट भी दिया है, तो साइंस एंड आर्ट की अलग से वीडियो डली हुई है, उसको साइंस एंड आर्ट में आप देख सकते हो, होम्योपैथी एज अ साइंस।